इस वीडियो में हम गुणक क्या होता है और इसकी विभिन्न अवधारणाएं का अध्ययन करेंगे। गुणक की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग आर.एफ. काहन ने 1931 में किया था और इन्होंने रोजगार गुणक की व्याख्या की थी। रोजगार गुणक से तात्पर्य कि प्रारंभिक रोजगार के बढ़ने पर उसके परिणाम स्वरूप रोजगार में कुल कितनी वृद्धि होती है, इन दोनों के अनुपात को रोजगार गुणक कहा जाता है। किन्स ने 1936 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसमें विनियोग गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का विश्लेषण किया और यह रोजगार गुणक पर ही आधारित है। किन्स ने बताया कि गुणक से तात्पर्य निवेश में परिवर्तन होने के फलस्वरूप आय में जो परिवर्तन होता है, इसके अनुपात को गुणक या मल्टीप्लायर कहते हैं। फॉर्मूले के रूप में इसको K इजक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K का मतलब है मल्टीप्लायर गुणक, डेल्टा वाई, वाई का मतलब है आय में परिवर्तन, डेल्टा आई का मतलब है निवेश में परिवर्तन। तो गुणक की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि निवेश में परिवर्तन होने से जो आय में परिवर्तन होता है उसको गुणक कहा जाता है। किन्स के निवेश गुणक को, जो कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी पर निर्भर करता है, उसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दे रखा है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में यहाँ C का मतलब है C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। हमने इसका मान इसमें रखने पर y इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस आई। जब बी वाई लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस का बी वाई है तो वो माइनस का बी वाई हो जाएगा, तो y माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई। वाई कॉमन आ गया, 1 माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस आई। इसमें y के अंतर्गत i के संदर्भ में अवकलन लेने पर, डिफरेंशिएशन लेने पर जो आएगा वो आएगा 1/1 माइनस बी, क्योंकि डी बाई अपॉन डी आई के है, मल्टीप्लायर है, इज इक्वल टू आई अपॉन 1 माइनस बी। बी जो है यहाँ पर एमपीसी है। तो इस प्रकार जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और गुणक, इनमें गहरा संबंध पाया जाता है। यदि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा हो तो गुणक भी ज़्यादा होगा, और अगर एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो तो गुणक का मूल्य भी कम होगा। सामने आपको एक और तरीके से बताया गया है, y इक्वल टू सी प्लस आई, डेल्टा वाई प्लस डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी को इधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा आई, क्योंकि जो गुणक था वो k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। गुणक निवेश में परिवर्तन होने से जो आय में परिवर्तन होता है उसको बताता है। k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो ऊपर लिख रखा था डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, इसका मान यहाँ रख देंगे तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। इसी प्रकार से अंश और हर को डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट हो जाएगा तो एक आएगा, फिर नीचे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, तो यहाँ पर एक माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई जो है वो है एमपीसी, और k बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी और k गुणक दोनों में
सीधा संबंध पाया जाता है। 1 माइनस MPC, अगर एक में से MPC लेगा वो MPS मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेविंग बच जाएगी। तो K और MPS दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, जबकि MPC और K में सीधा संबंध पाया जाता है। इसको हम MPC और गुणक के संबंध को तालिका से भी समझ सकते हैं। जब MPC 0 होती है तो गुणक का मूल्य 1 होगा, क्योंकि जो गुणक का फॉर्मूला है वो है K बराबर अपॉन 1 माइनस MPC होता है या 1 अपॉन MPS होता है। तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC करते हैं तो MPC यहाँ 0 है, 1 से 1 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा। यदि MPC 0 है तो गुणक 1 होगा, और MPC यदि 1 है तो गुणक अनंत होगा। तो इस तालिका से हमें ये पता चल रहा है कि गुणक का MPC के साथ तो सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, तथा MPS के साथ में विपरीत संबंध है। और MPC हमेशा 0 से अधिक होगी और 1 से कम होगी, जबकि गुणक है उसका मान 1 से लेके अनंत के बीच में होता है। यदि मान लो गुणक 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संपूर्ण आय की जो वृद्धि है वो सबकी सब क्या कर ली जाती है, बचत कर ली जाती है, और उपभोग पर कुछ भी व्यय नहीं होता, क्योंकि MPC 0 है। तो इस प्रकार हमने MPC और गुणक के बीच में संबंध को समझा। अब हम गुणक को डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है। OX एक्सिस के ऊपर आय ली गई है और OY एक्सिस के ऊपर उपभोग और निवेश C और I लिया गया है। C प्लस I, यहाँ पर जो निवेश का जो मतलब है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से ही लिया गया है। यदि सामने पहले C प्लस I जो है, अगर इसमें हम निवेश में परिवर्तन कर देते हैं तो C प्लस I रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट होके C प्लस I प्लस डेल्टा I बदलकर ऊपर हो जाएगी और संतुलन हो जाएगा E1 बिंदु पर, जो कि पहले E0 बिंदु पर हो रहा था। E0 बिंदु पर I OY 0 है। हमने निवेश में परिवर्तन किया डेल्टा I। निवेश में परिवर्तन होने से C प्लस I वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होकर C प्लस I प्लस डेल्टा I हो जाता है, और यह E1 बिंदु पर जो 45 डिग्री की रेखा है उसको काटता है। तो इस प्रकार हमें देखने से पता चल रहा है कि निवेश में परिवर्तन करने से आय में कई गुना परिवर्तन हो गया है। तो जो निवेश में परिवर्तन होने से जो आय में कई गुना परिवर्तन होता है वो गुणक की वजह से होता है। डायग्राम में y इक्वल टू C प्लस आई समग्र पूर्ति वक्र है, समग्र पूर्ति रेखा है, और C प्लस आई मांग वक्र रेखा है। निवेश में परिवर्तन हुआ, निवेश में परिवर्तन होने से C प्लस आई जो समग्र मांग रेखा है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है और संतुलन E1 बिंदु पर होगा, जहां पर इसे हमें देखने से पता चल रहा है कि निवेश में परिवर्तन होने से आय में कई गुना परिवर्तन हो गया है, और ये जो कई गुना परिवर्तन हुआ है, ये वृद्धि हुई है, यह है गुणक के कारण इसमें यह ज़्यादा वृद्धि आय में हुई है। अब है गुणक की क्रियाशीलता। गुणक आगे और पीछे दोनों ही तरफ कार्य करता है। जब गुणक आगे की तरफ कार्य करता है तो इससे निवेश में वृद्धि होती है, निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि होती है। और अगर पीछे की तरफ कार्य करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब निवेश में कमी होती है तो
आय में और उपभोग में भी कमी होती है। अब हम निवेश में परिवर्तन के कारण जो आय में परिवर्तन होता है उसको हम दो स्थितियों के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला है समक्षणिक स्थैतिक अथवा तार्किक गुणक विश्लेषण। किन्स ने गुणक की व्याख्या बिना समय अंतराल के तात्कालिक प्रक्रिया के रूप में की है। इसका अर्थ यह है कि विनियोग में होने वाला परिवर्तन आय पर तुरंत प्रभाव डालता है। हम आगे की ओर जो गुणक कार्य करता है उसको समझेंगे। इसके अंतर्गत निवेश में वृद्धि होती है, निवेश में वृद्धि होने से उससे उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि होने से आय में वृद्धि होती है और उपभोग व्यय बढ़ता है। और जब आय और व्यय इसी प्रकार से लगातार बढ़ते जाते हैं तो यह गुणक आगे की ओर कार्य करता है। सामने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। मान लीजिए कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो 0.5 है। इसका मतलब 50% है कि जब विनियोग में जितने रुपए की वृद्धि होगी उससे उत्पादन और आय में भी उतनी वृद्धि हो जाएगी और यह वृद्धि लगातार तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि विनियोग 200 करोड़ नहीं हो जाता। सामने तालिका दे रखी है। तालिका से यह स्पष्ट होता है कि आय में जो वृद्धि होती है उसका आधा भाग उपभोग पर व्यय किया जाता है तथा शेष बचा लिया जाता है। जैसे मान लो कि निवेश में ये जो वैल्यू दे रखी है सब करोड़ में है। जैसे 100 की वृद्धि हुई, 100 की वृद्धि होने से आय में भी 100 की वृद्धि हुई। अब जितनी आय में वृद्धि हुई है क्योंकि उसका आधा भाग उपभोग पर व्यय किया जाता है, शेष बचा लिया जाता है, तो यहाँ पर MPC होगी 50। फिर ये 50, फिर आगे आय में वृद्धि 50 की हो रही है। 50 में से 25 बचा लिया जाता है और 25 खर्च कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक कि आय बढ़कर 200 करोड़ रुपए नहीं हो जाती। गुणक का जो फॉर्मूला है वो है K = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका मतलब यह है कि निवेश में परिवर्तन होने से जो आय में परिवर्तन होता है उसके अनुपात को गुणक कहा जाता है। अब आय में कितना परिवर्तन होगा तो डेल्टा वाई = K × डेल्टा आई, ये इसके गुणक के मान के ऊपर निर्भर करता है। अगर यहाँ मान लीजिए कि MPC 0.5 है, MPC अगर 0.5 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा 2 होगा, क्योंकि अगर MPC दी हुई है तो हम गुणक का मान निकाल सकते हैं क्योंकि K = 1/1 - MPC। तो यहाँ पर MPC 0.5 है, MPC 0.5 है तो गुणक का जो मूल्य होगा वो 2 होगा। जब गुणक का मूल्य 2 है तो हमने निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि की है। 100 करोड़ की वृद्धि होने से आय में 200 करोड़ की वृद्धि हो गई है। तो 200 करोड़ में जो वृद्धि हुई है वो इस गुणक की वजह से हुई है। इसको हम डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। C+I जो कुल मांग वक्र है ये इसको संतुलन E बिंदु पे हो रहा है y। अब हम निवेश में परिवर्तन करने से कुल मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होके C+I + डेल्टा I हो गया है और संतुलन का नया बिंदु E1 है। चित्र को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि निवेश की तुलना में जो निवेश में परिवर्तन हुआ है उसकी तुलना में आय में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, वह दुगनी वृद्धि आय में हुई है। इसको हम बचत फलन के द्वारा भी समझ सकते हैं। नीचे आपको दे रखा है I वक्र, S वक्र। निवेश में परिवर्तन होने से निवेश फलन ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है I + डेल्टा I, और डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कि आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि की तुलना में दुगनी वृद्धि इसमें हुई है और यह गुणक की वजह से इसमें यह वृद्धि हुई है। तो यह गुणक जो था वो आगे की तरफ
जो कार्य करता है उसका हमने इसमें अध्ययन किया। अब है गुणक की विपरीत क्रिया। गुणक का दूसरा पहलू यह भी है कि निवेश में कमी होने पर गुणक की जो प्रक्रिया होती है वो विपरीत दिशा में क्रियाशील हो जाती है। निवेश में कमी होने से आय और उपभोग में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और यह लगातार चक्र चलता रहेगा जब तक कि सारी आय में कमी नहीं हो जाए। निवेश में परिवर्तन होगा। निवेश में अब इस जो गुणक की जो पूरी प्रक्रिया है हम उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि निवेश में परिवर्तन होगा। निवेश में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होता है, और आय में परिवर्तन होने के बाद में उसमें उपभोग में परिवर्तन होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का उपभोग वे दूसरे व्यक्ति क्या होती है, आय होती है। तो उपभोग में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होगा, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और यह तब तक चलती है जब तक कि उपभोग में परिवर्तन, इसका मतलब डेल्टा सी शून्य नहीं हो जाता। तो इस प्रकार गुणक जो है वो दो तरफ से कार्य करता है। एक, निवेश के बढ़ने पर गुणक आय में कई गुना वृद्धि कर देता है, इसे गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत निवेश के कम होने पर गुणक के प्रभाव से आय में कई गुना कमी हो जाती है, इसे गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार फॉरवर्ड एक्शन और बैकवर्ड एक्शन गुणक के होते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर एग्जाम में आए कि निवेश आपको दे रखा है 100 करोड़ और एमपीसी जो दे रखी है वो 1/2 है, इसका मतलब 0.5, तो अर्थव्यवस्था में कितनी अतिरिक्त आय का सृजन होगा। तो आय का सृजन डेल्टा वाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। तो जो के है वो गुणक है, गुणक और एमपीसी के 1/1 माइनस एमपीसी इंटू आई। एमपीसी अपने को दे रखी है 1/2। इसको सॉल्व करने पर 200 करोड़ इसका आंसर आता है। तो इस प्रकार से अगर हमें एमपीएस एमपीसी कुछ भी दे रखा हो तो उसके आधार पर हम चाहे गुणक हो या आय में कितना परिवर्तन हो रहा हो, ये सब इसमें हम निकाल सकते हैं। और कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो हम इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि k बराबर 1/1 माइनस एमपीसी या k इक्वल टू 1/MPS, और एमपीएस और k दोनों में विपरीत संबंध होता है, और एमपीसी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और गुणक में सीधा संबंध होता है। अब है कालयुक्त गत्यात्मक अथवा क्रमिक गुणक विश्लेषण। पहले वाले उसमें अध्ययन किया था हमने कि उसमें विनियोग का आय पर तुरंत प्रभाव पड़ता है, जबकि इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि निवेश में परिवर्तन होने पर आय में तुरंत परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि इसमें कुछ समय लगता है। किन्स के स्थितिक गुणक के विपरीत प्रायोगिक गुणक आय सर्जन की प्रक्रिया में समय अंतराल पर विचार करती है, और इसके अंतर्गत निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय और उपभोग पर जो परिवर्तन होता है उसमें बहुत समय लग जाता है। इसको हम एक तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर एक तालिका दिख रही है। अवधि माह दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, विनियोग में वृद्धि दे रखी है, उपभोग में वृद्धि, बचत में वृद्धि और आय में वृद्धि। इसके अंतर्गत निवेश में 100 करोड़ रुपए का परिवर्तन करने पर जो आय में 200 करोड़ रुपए का जो परिवर्तन आएगा उसमें 17 माह इसमें टाइम लग जाता है। अब वो टाइम किस प्रकार से लगता है, एमपीसी हमने 0.5 है, इसमें 50 करोड़, अगर इसमें 50 करोड़ रुपए का उपभोग व्यय किया जाता है तो अगले माह में आय में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि जो आय में परिवर्तन होती है उसका आधा तो क्या कर लिया जाता है, उपभोग कर लिया जाता है, और आधा बचत कर लिया जाता है, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, और यह तब तक चलती रहेगी जब तक कि आय बढ़कर 200 करोड़ रुपए ना हो जाए। इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं।
सामने आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है। C+I कुल मांग फलन है, 45 डिग्री रेखा y = C+I कुल पूर्ति फलन है। निवेश में परिवर्तन हुआ, निवेश में परिवर्तन होने से यहाँ पर T0, T1, T2 ये समय दे रखा है। निवेश में परिवर्तन होने से कुल मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, C+I + ΔI। और ये जो प्रक्रिया चल रही है, पहले T0 से फिर A फिर B बिंदु पर ऐसे लगातार प्रक्रिया चलती हुई धीरे धीरे हम E1 बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो E से लेके जो E1 बिंदु तक ये जो पाथ है, यह है प्रावेगिक या गत्यात्मक गुणक विश्लेषण का एग्जाम्पल है। इसमें यह माना गया है कि निवेश में परिवर्तन होने पर आय में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और आय धीरे धीरे बढ़ती है, जबकि पहले वाले एग्जाम्पल में हमने माना था कि निवेश में परिवर्तन होने से आय में तुरंत परिवर्तन हो जाता है।